बेटा इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के 2025 ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वाई द वेपर प्रेशर, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। वाई द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो पहले राउल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, देखिए राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये सपोज हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक सॉल्यूशन मतलब एक कंपोनेंट को ए से, दूसरे कंपोनेंट को बी से। ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे सॉल्यूशन के अंदर। तो पार्शियल pressure of component A is directly proportional to mole fraction of component A। ये क्या हो जाएगा? दूसरा जो PB होगा is directly proportional to XB, that is mole fraction of component B। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हम लिखते हैं PA इक्वल्स PA नॉट XA और यहां पे लिखेंगे PB इक्वल्स PB नॉट XB। ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर हम P टोटल यहां पे देखते हैं तो ये आ जाता हमारा PA प्लस PB। ये आगे की बातें हैं, बाकी इतना लिख देंगे आंसर में तो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। देखो बेटा होता क्या है कि जो सरफेस होता है, सरफेस पे अभी प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल ये एस्केप हो रहे हैं। ग्लूकोज अगर वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो कुछ सरफेस एरिया को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी ऑक्यूपाई करते हैं। ग्लूकोज होता है नॉन वॉलेटाइल, तो उसकी वजह से कम वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो पाते हैं और इसी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है डिफाइन एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब एजियोट्रॉप्स बेटा ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं हम। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जब उनको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो जो उनका वेपर फेज का कंपोजिशन और जो उनका लिक्विड फेज का कंपोजिशन है वो सेम रहता है। ठीक है, ये तो हुई बात एजियोट्रॉप्स की। Azeotrophs are binary liquid mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। composition change नहीं होगा। इसके बाद ये पूछता है what type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law। तो देखिए अगर वो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या बनाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। एग्जांपल अगर देखें तो यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 60% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर और 32% वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ, है ना। देखो हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। तो स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। कैसे होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P इक्वल्स KH इंटू एक्स हो गया। X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, और यहां पे जो बेटा KH है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। ये हुआ स्टेटमेंट। इसके आगे पूछता है वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्या होता है वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन की जो का जो अमाउंट होता है, ठीक है,
वो बेटा कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जितना डाउन होगा गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये जानते ना आप बात। तो वार्म वाटर में जब वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो उतना कंफर्टेबल वहां पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उनको कम मिलेगी। ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, हैंस द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, ये न्यूमेरिकल है। देखो सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। ठीक है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट हुआ। KH, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.53 into 10⁵ पास्कल एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अभी हेनरीज लॉ पढ़ के आए हम, तो क्या कहते हैं हेनरीज लॉ, P इक्वल्स KH इंटू एक्स। अभी यहां पे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो PCO2 इक्वल्स KH इंटू XCO2। अब हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों, क्योंकि बेटा हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। अब PCO2 कितने, PCO2 है बेटा आपका ये, ठीक है, और KH कितने 1.67 इंटू 10⁸ हो गया। तो जब XCO2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा वो आएगा 1.515 इंटू 10⁻³ ये आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से NCO2 ओवर NH2O प्लस NCO2। अब यहां पे जो NCO2 है इसको NH2O यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, जो वाटर हमारा प्रेजेंट है, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वजह से। समझ गए, तो यहां पे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा XCO2 इक्वल्स NCO2 ओवर NH2। अब ये बात समझ गए होगा ना, XCO2 हम किसको कह रहे हैं, NCO2 किसको कह रहे हैं, NH2O किसको कह रहे हैं। XCO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो NCO2 इक्वल्स यहां कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे N वाटर हमें चाहिए, तो N वाटर बेटा देखो यहां निकाल के दिखाया है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 डिवाइडेड बाय 18 ये आ गया 27.78 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम 500 ml था, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वेट भी उसका 500 ग्राम ही हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो बेटा आपके आ गए 0.042 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हुआ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हेनरीज लॉ पे। इसके बाद पूछा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 24.8 mmHg। ठीक है, calculate the lowering in vapor pressure of an aqueous solution which freezes at -0.3 डिग्री सेल्सियस KF for water। ये गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इन। ठीक है बेटा, अब देखो आप, तो हमारे पास देखो लॉवरिंग दी हुई है ना वेपर प्रेशर में, और उस सॉल्यूशन का हमने क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो यहां पे डेल्टा TF एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो क्यों लगाया हमने, डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा TF की वैल्यू 0.3 आ गई, ये देखो यहां पे KF गिवन है, ये सब कुछ हमने यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। W2 ओवर M2 इंटू W1 इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये एज इट इज वैल्यू को हम आगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें P0 कितना गिवन है भाई, P0 गिवन है बेटा हमें 24.8 mmHg। अब दूसरे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक ही क्वेश्चन में
दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लिए, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल्स x2। ठीक है, समझ आई बात, ये होता है। अब यहां पे x2 को हम n2 ओवर n1 प्लस n2 लिखेंगे। अब यहां पे जो n1 और n2 है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो n2 बहुत कम होता है n1 से, नेग्लेक्ट कर देंगे n2 को, तो यहां पे n2 बाई n1 रह गया, और n2 बाई n1 को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये वाली चीज आएगी, ध्यान दो आप। n2 हो गया w2 बाई m1, n2 हो गया w1 बाई m1, ऊपर चला जाएगा वो। तो डेल्टा p इक्वल्स क्या बन गया बेटा, w2 ओवर m2 इंटू w1, ये देखो ये ले लिया यहां से, ठीक है, इंटू m1, और ये p1 नॉट यहां से आ गया। तो डेल्टा p क्या आया आपका 0.3 ओवर 1.8 इंटू 1000, ये यहां से ले आए। m1 18 है और p नॉट 24.8 गिवन है। जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा p हमारा आएगा 0.072 mmHg। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था कि जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग हुई है वो कितनी है, समझ गए। इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है और वहां पे डेल्टा पी आपका निकाला है। क्लियर हुई बात। गिव रीजंस, अभी इस तरह के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। अब क्या होता है बेटा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनो बात, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लिक्विड का, है ना, तो वहां पे क्या होगा, जो कुकिंग है वो आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इट इज सो बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द कुकर इज हाई, एज वेरी लेस स्टीम गोज आउट। हायर द प्रेशर, ये बात समझो आप, हायर द प्रेशर हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, हैंस द कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर। समझ गए। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये कहता है ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, समझना आप ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। दो लिक्विड को मिक्स किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम, लेस देन 0 हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो भाई नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा वी लेस देन 0 है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछता आपसे, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड्स एक्स एंड वाई। जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसमें किस तरह का प्रोसेस होगा, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जो डेल्टा एच लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो वहां पे जो प्रोसेस में ना हीट इवॉल्व होगी, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, प्रोसेस आपका कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल, फिर देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है, इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है इस सॉल्यूशन का, वहां पे क्या दिया हुआ, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। यहां भी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करवाएगा, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पूछ रहा है, देख लो। मोलल कांस्टेंट फॉर वाटर KF और KB की वैल्यू यहां पे गिवन है आपको। ठीक है जी, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट वाली बात करते हैं। तो जो TB है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी से रिप्रेजेंट करते ना। तो TB कितना गिवन है, ये हो गया हमारा। डेल्टा TB कितना हो गया अभी, ये, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है, तो डेल्टा TB की वैल्यू हमने ये निकाल ली, आ गया। इसके बाद M2 कितना गिवन है, 180 ग्राम पर मोल। KF KB जो वैल्यू गिवन है वो लिख दी हमने यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा TB का। डेल्टा TB देखो ये ना, KB इंटू M, डेल्टा TB 0.20, KB 0.512, M यहां से कैलकुलेट करना है। तो जो M की वैल्यू है ये आ गई 0.39। अब ये तो हुई बॉइलिंग पॉइंट वाला, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है।
इस m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा उसने जो पूछा है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, समझ आई बात। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू एम, यहां के एफ की वैल्यू 1.86, एम की वैल्यू यहां से लेके आए, देखो ये वाली है ना 0.39, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया 0.725। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ कितना आ गया भाई, टी एफ यहां से आएगा तो 0.725, नेगेटिव में इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होगा, डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां पे आए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन, एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं है, ठीक है, अलग अलग सेट में पूरा चैप्टर कवर कर दिया। आपका राउल्स लॉ भी आ गया, आपका हेनरीज लॉ भी आ गया, आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब आ गया। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, समझ लो आप। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी कौन सा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट की तरफ क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट साइड क्या होता है, फ्लो होता है। इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, और इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये वाली जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीड इधर लो और हाई टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये बात है, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे काम नहीं होता, इसलिए ये बहुत बढ़िया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां पे वैल्यूज सही आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या रीजन है, वैल्यू ऑफ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी स्मॉल, सब में डिफरेंस लिए जाते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, लेकिन यहां पे क्या है ना, पूरी वैल्यू निकलती है पाई। तो इसलिए भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है ना वहां पे एरर आने के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं, है ना, बड़ी वैल्यू में एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। अब डेल्टा टीबी की अगर बात करें तो वहां पे क्या होगा, जो ये कोई भी कंपाउंड है, स्पेशली मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वो स्टेबल नहीं होते, दैट्स वाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज प्रीफर्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। आगे बात समझ में। इसके बाद एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर यूज किया है। इस पूरी वीडियो में आपका ये मान लो कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करेंगे तो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH was made and its molar mass from the measurement of osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस was found to be 25 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। NaOH का सॉल्यूशन बनाया, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का हमने चेक किया कितना, सॉरी, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने मोलर मास चेक किया, वो आया 25 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH कितना परसेंट डिजोल्व होता है या कितना परसेंट डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको बताना है। देखो NaOH का मोलर मास निकाला भाई, सबसे पहले NaOH का क्या निकाला, मोलर मास निकाला, ये आ गया 40, नॉर्मल मोलर मास जो एक्चुअल होता है। एबनॉर्मल यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना आया 25, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, कितना कितना 40/25, सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ गया, ये आ गई I की वैल्यू। अब I क्या ना ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब NaOH डिसोसिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता भी है, लेकिन I की वैल्यू भी ये बात प्रूव करती है। NaOH किस तरह डिसोसिएट हो रहा है बेटा, देखो इस तरह डिसोसिएट होता है,
तो यहां पे 1 0 0 इनिशियली, उसके बाद अल्फा डिसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो आई आ गया आई इक्वल्स 1 प्लस अल्फा ओवर 1। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा यहां से हमने ना ये अल्फा को कैलकुलेट करना है, तो अल्फा आ गया हमारा 0.6। परसेंटेज डिसोसिएशन में क्या करते हैं, जो अल्फा की वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब NaOH का सॉल्यूशन जब हमने बनाया है तो वहां पे वो 60% डिसोसिएट हुआ है। ठीक, ये पूरा चैप्टर सॉल्यूशन, और मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन यहां पे है ना, उन क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आपका कवर हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सारे कर लो आप।